हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, चैप्टर नंबर 4 जो है, आज मैं ज़रा इसको आपको बताऊंगा कि किस तरह से करना है, क्योंकि चैप्टर नंबर 4 जो है वो पार्शली हम लोगों ने रोज़ाना के एतबार से करना है और पार्शली उस वक्त करेंगे जिस वक्त तरतीब के साथ चैप्टर नंबर 4 पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, अभी हम लोगों का चैप्टर नंबर 1 ख़त्म हुआ है, चैप्टर नंबर 2 मैं आपको क्लास में शुरू करवाऊंगा, लेकिन चैप्टर नंबर 4 आप लोगों ने साथ साथ शुरू कर देना है। चैप्टर नंबर 4 के अंदर पहले वाले पेज से लेकर तो पेज नंबर 76 तक एक बहुत बड़ी सी लिस्ट है ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ वर्ड्स। इनको आपने मरियम वेबस्टर से इनके मीनिंग्स देखने, इनका यूजेज सीखना है, यूजेज यानी कि कोई ना कोई सेंटेंस की एग्जांपल देखनी है, इनका कोई ना कोई सिनोनिम देखना है, एक दो सिनोनिम्स, उससे ज़्यादा नहीं। कभी कभार सिनोनिम्स की पूरी लिस्ट दी हुई होती है उन लोगों ने, 8-10 सिनोनिम्स दिए होते हैं, 8-10 एंटोनिम्स दिए होते हैं, एक दो देखने हैं। ठीक है, यूजेज के मुताबिक देखना है कौन से वाले सिनोनिम्स वगैरह जो है बेहतर लगते हैं, वो वाले समझने हैं, इनको रटना नहीं है। देखो, ये इतनी बड़ी लिस्ट मैं नहीं एक्सपेक्ट करता कि आप लोग पूरी तरह से रट लोगे। इसको आपने इस्तेमाल करना है, इसको आपने इस्तेमाल करना है, इसको आपने समझना है, इसको आपने लिख लेना है अपने रजिस्टर्स के अंदर। सिर्फ इसको ढूंढने से, इसको इसका सेंटेंस बनाने से, आपने उसके सेंटेंस की एग्जांपल देखनी है और खुद से सेंटेंस बनाना है। ठीक, बनाने से, इसका सिनोनिम और एंटोनिम पढ़ने, समझने और इस्तेमाल करने से आप इसको काफी हद तक याद कर लोगे, रटने की जरूरत नहीं है। यहां तक है बच्चों करके समझने और इस्तेमाल करने तक का काम। अब आगे आ जाएं, पेज नंबर 77 पे और 76 के ऊपर प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस, इनके दो टेबल्स हैं। ये छोटे टेबल्स हैं, ये आपने खुद से नहीं करने, ये मैं आपको करवाऊंगा। उनके इस पे कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स आपको समझाने हैं कि प्रीफिक्स और सफिक्स जो हैं वो बेसिकली उनके कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स होते हैं। अब बच्चों आएगा रटने वाला काम। पेज नंबर 79 से लेकर ये रटने वाला काम है, ये रोजाना के एतबार से आप लोगों ने रटना है। ठीक है, इसमें एज इट इज टेस्टिंग होती है। पेज नंबर 79 से लेकर तो ओए हो या अल्लाह खैर, 79 से लेकर 97 तक, 90 तकरीबन 20 पेजेस हैं बच्चों। ये है वो काम जो आप लोगों ने रोजाना के एतबार से डिवाइड कर लेना है, रोजाना के एतबार से। ठीक है, जिस वक्त फंक्शनल इंग्लिश का दौर था तो रोजाना के एतबार से बच्चे 30 से 40 वर्ड्स कर लेते होते थे। ये कहना आसान होता है, लेकिन रोज़ाना के एतबार से जिस वक्त आप करते हो तो आप समझ लो कि 10 दिनों के अंदर आपके 300-400 लफ्ज़ हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता इंसान को। लेकिन कुछ बच्चे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे इसमें, कुछ ज़रा वीक थे, वो 20-20 लफ्ज़ करते थे। ठीक है, लेकिन बहरहाल जो भी हो, करना रोज़ाना के एतबार से, अपना टारगेट सेट कर लो। ये रटने वाला काम है, पिछले वाले रटने वाले नहीं थे। उनको आप करो, यूज़ करो, समझो, समझ जाओ कि काफ़ी है। ठीक है, उसको आपने इस्तेमाल करना है, इनको आपने रटना है, इसमें से एज इट इज टेस्टिंग होगी। ठीक है, इसमें मैं आपकी सिर्फ इतनी हद तक मदद कर सकता हूं कि मैंने आप लोगों को हर टेस्ट के अंदर सिनोनिम्स वगैरह टेस्ट करना है। चलें, अभी हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, चूंकि आप लोगों का रेगुलर बैच है, रेगुलर बैच है। मैं ये चैप्टर नंबर 2 और 3 जिसको ख़त्म होगा ना, चैप्टर नंबर 2 और 3, अभी क्या डेट है आज, क्या डेट क्या है बच्चों, क्या डेट आज 21 है, 23 है। अच्छा 23 है। आप लोगों का एग्ज़ाम कब है? नहीं 25 एग्ज़ाम, एग्ज़ाम कब, कितने महीने का इन लोगों ने आपको कहा है, किस वाले मंथ के अंदर? अगस्त में आप लोगों ने अपीयर होना है। तो हमारे पास बच्चों अभी 23 जनवरी, 23 जुलाई, ये 2 महीने हमारे पास पूरे पड़े हुए हैं। आप लोगों ने अगस्त नहीं गिनना, 2 महीने गिनने। ठीक है ना, 2 महीने का मतलब है बच्चों आप लोगों के पास 60 दिन है। आप लोग 60 दिनों के ऊपर इन लिस्ट्स को डिवाइड कर लो, और 60 दिन में एक दिन भी छुट्टी नहीं कर सकते हम लोग, नॉट अ सिंगल डे। यहां लाहौर में हो ना हो, किसी की शादी पे गए हुए हो, इट डजेंट मैटर, बाथरूम में बैठ के याद करो, लेकिन करना है इसको याद। ये 60 दिन के बाद आपके लिए इतनी आसानी हो जाएगी कि आप अपने आप को दुआएं दोगे कि हम लोगों ने इसको कर लिया। अगर आप लोग 60 दिन के 60 दिन एक भी छुट्टी नहीं करते तो देखो ये कितने वर्ड्स हैं, गिनो इनको। ठीक है, अभी जरा अंदाजा लगा लो, जरा कोई जरा मेरे साथ जल्दी जल्दी इसको गिने, कितने बनेंगे? जरा एक पेज के वर्ड्स गिन लो ना, 2 3 4 5 6 60 की बजाय चलो आप 60 ही रख लो, 64 रख लो आप लोग। ठीक है ना, एग्जाम्पल दे रहा हूँ वैसे ही। 1 2 3 4 5 6 7
15, 16, ये 18 पेजेस हैं तकरीबन, ठीक है ना, फुल पेजेस के। अब आप इसको कैलकुलेट कर लो। हाँ जी, 1080 बन रहा है। 1080 को डिवाइड करो, कितना बनता है रोजाना के एतबार से? आप इसको 1080 ना करो, आप इसको 1200 वर्ड्स ही कर लो। अंदाजा है ना? हाँ, रोजाना के 20 वर्ड्स बनते हैं। कहाँ मैं आप लोगों को कह रहा था कि 50 वर्ड्स तक करो, कहाँ पे 20 वर्ड्स आ गए। अगर आप 60 दिन लगाओ, आप लोगों ने टारगेट अपना रखना है 30 वर्ड्स का। क्या रखना है? हमेशा हम लोगों ने याद रखो, बीइंग अ प्रोफेशनल, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट हम इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रूडेंस किसे कहते हैं? अकाउंटिंग पढ़ रहे हो अभी? पढ़े हैं अभी? अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं अभी तक? मैचिंग कॉन्सेप्ट, क्रूअल्स कॉन्सेप्ट, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट नहीं पढ़े? अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स बहुत जरूरी है। जिस वक्त आप पढ़ोगे तो उसके अंदर आपको पता चलेगा कि प्रूडेंस हम कहते हैं एहतियात को। किसको कहते हैं? एहतियात को। हर मामले के अंदर अकाउंटेंट जो है, बल्कि कोई भी प्रोफेशनल जो है, वो प्रूडेंट होता है, मुहतात होता है। कभी भी अपने जो कमाई होती है उसको ओवरस्टेट नहीं करता, और कभी अपने खर्चों को अंडरस्टेट नहीं करता। हमेशा जो खतरे वाली चीज़ है उसको हम अपने जहन में ज़्यादा रखते हैं, और फ़ायदे वाली चीज़ को हम अपने जहन में कम रखते हैं। उसकी वजह से हम लोग मेहनत ज़्यादा करते हैं। इसको हम सादा लफ्ज़ों के अंदर कहते हैं होप फॉर द बेस्ट बट प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। हम हमेशा प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट करते हैं, अपने जहन के अंदर रखते हैं कि यार हम लोगों को हालात नज़र आ रहे हैं कि देखो 12 अंडे पड़े हुए हैं ना, इसको हम मजाक में कह रहे होते हैं 12 अंडे पड़े हुए, ज़रूरी नहीं है कि 12 के 12 से चूज़े निकले, नहीं ज़रूरी। हम इसको आधे से डिवाइड करेंगे, 6 से 8 तक हम लोग जहन में रखेंगे कि ये है। तो बच्चों इसी तरह हम लोग 60 दिन अगर कह रहे हैं ना, तो कुछ भी, अल्लाह ताला आफियत का मामला रखे हमेशा, लेकिन कोई भी वजह हो सकती है जिसकी वजह से कोई एक आध दिन बीच में से मिस आउट हो जाए। लेकिन हमने यही पूरी तरह से कोशिश करनी है कि 60 में से एक भी दिन मिस आउट ना हो, ठीक है। और 30 वर्ड्स हम लोगों ने कर देना, दोनों एतबार से हम लोगों ने अपने आप को ज़्यादा करना है। 60 की बजाय अपने जहन में रखोगे 55 दिन है, ठीक है। वैसे तो हम लोगों ने 60 भी एहतियात में रखे हैं, क्योंकि आगे अगस्त के कुछ दिन होते हैं, लेकिन हम लोगों ने उसको नहीं इंक्लूड करना। 60 दिन है, लेकिन रोजाना के एतबार से 30 वर्ड्स हैं, 30 वर्ड्स। तो बच्चों इंशाल्लाह आसानी हो जाएगी, समझ गए। 30 भी अगर नहीं कर पाए तो रोजाना के एतबार से 25 भी कर लिया ना, तो आप लोग एहतियात में होंगे। हम लोगों ने 20 का टारगेट रखा है, 20 मिनिमम है। 20 से कम का मतलब है कि आज का काम हम लोगों ने कल पे डाल दिया, समझ रहे हो। तो अगले दिन हम लोगों का बढ़ गया काम। लेकिन अगर आप लोग कम से कम 25 से 30 कर रहे थे, इसका मतलब है कि आप लोग ज्यादा पे थे। अगर किसी दिन थोड़े कम भी हो गए तो बचे हुए हैं। चलो जी, ये तरीका है। ये मैंने आपको कहा था रटने नहीं है, ये करने हैं जरूर, ये लाजमन करने हैं। रटने वाला काम और ये वाला काम साथ साथ करना है, लेकिन इनको रटने की जरूरत नहीं, इनको इस्तेमाल करके समझो और सीखो, क्योंकि इनका इस्तेमाल बहुत होना है आपके चैप्टर नंबर 5 और 6 के अंदर। जितनी आपकी वोकैबुलरी अच्छी है, आप उसको इस्तेमाल करना जान गए हो, आप उसको कर जाओगे, ठीक है जी। चलो जी, अब इसके अंदर बच्चों कुछ चीज़ें हैं। एक तो सफिक्सेस और प्रीफिक्सेस, और फिर इसमें एक हिस्सा है जिस पे मुख्तलिफ तरह की वोकैबुलरी की किस्में हैं जो समझाई जाती हैं। किधर गया यार? हाँ जी, सॉरी, ये होमोनिम्स आ गए। होमोनिम्स, एब्रीविएशंस, एक्रोनिम्स, ब्रिटिश एंड अमेरिकन इंग्लिश, ये चीज़ें मैं आपको, होमोनिम्स नहीं, ब्रिटिश एंड अमेरिकन इंग्लिश, एब्रीविएशंस एंड एक्रोनिम्स, ये मैंने आप लोगों को क्लास में खुद से करवाने हैं। होमोनिम्स आप लोगों ने एक दफ़ा खुद से पढ़ के समझ लेने हैं, ठीक है। और जो इनमें आपको मसले मसाइल हो, रोजाना के एतबार से हम लोग 10 मिनट रखेंगे क्लास में, जिसमें आपने मेरे से आके पूछना है कि सर हम लोगों ने होमोनिम पढ़ने की कोशिश की थी, हमें समझ नहीं आया ये क्या है। लेकिन ये होमोनिम होता क्या है ये मैं आपको खुद बताऊंगा। आप लोग पहले अपने दूसरे वाली लिस्ट के ऊपर फोकस रखें। फिर बच्चों एंड पे फ्रेजेस एंड ईडियम्स हैं, ये अगेन रटने वाली चीज़ है। इसकी लिस्ट बहुत छोटी है, बहुत छोटी सी लिस्ट है। उस लिस्ट को आपने एज इट इज रट लेना है। ये पेज नंबर 108 के ऊपर इसकी लिस्ट है, ये ठीक है ना। सिमिलीज वगैरह की लिस्ट है, उसने आपको दी हुई है। सिमिलीज बेस्ड ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स, मेटाफर, सिमिलीज, इनमें क्या फ़र्क है? ईडियम्स क्या होते हैं, सिमिलीज क्या होती है, मेटाफर्स क्या होते हैं, हाइपरबोलीज क्या होती हैं, लिटोर्स, ऑक्सीमोरॉन्स, अंडरस्टेटमेंट्स, ये सारी आयरनी वगैरह ये क्या है, ये मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। ये मैं आपको खुद से सिखाऊंगा। इसके कुछ टेबल्स वगैरह की एग्जांपल्स वगैरह आप खुद से पढ़ के समझ लें, ठीक है। जो समझ नहीं आती वो आप मेरे से आके देख लें। तो चैप्टर नंबर 4 इज गोइंग टू बी अ मिक्स एफर्ट फ्रॉम बोथ ऑफ अस, ठीक है।
जहाँ पे समझने वाली चीज़ों की ज़रूरत है वहाँ पे मैं आऊँगा, जहाँ पे याद करने वाली चीज़ों की ज़रूरत है वहाँ पे आप लोगों की मेहनत है। याद मैं आप लोगों को नहीं करवा सकता, याद करने के मैं आपके टारगेट्स रखवा सकता हूँ और उसको टेस्ट कर सकता हूँ। ठीक है, ये 2 चीज़ें मेरी जिम्मेदारी है, याद करना आप लोगों की जिम्मेदारी है। ठीक है बच्चों, चलें जी, अब आ जाएं चैप्टर नंबर 2 के ऊपर, बिस्मिल्लाह करते हैं। चैप्टर 1 हमारा हम लोगों ने इसका वो किया है, सेल्फ टेस्ट किए हैं अभी तक नहीं किया। आ जाएं पहले ज़रा सेल्फ टेस्ट करें हम लोग। हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 1 के बच्चों सेल्फ टेस्ट क्वेश्चंस। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 1 कहते हैं व्हाइल प्लानिंग अ बिजनेस मैसेज व्हाट शुड बी द की कंसिडरेशंस। मल्टीपल इसने कहा है की कंसिडरेशंस। ठीक है, जहाँ पे इस तरह के एमसीक्यू, वैसे तो आप लोगों के एमसीक्यूज़ नहीं होने, लेकिन मुख्तलिफ और सब्जेक्ट्स में आप लोगों के एमसीक्यूज़ हैं जहाँ पे इस तरह का एमसीक्यू वहाँ पे याद रखें, एक से गुजारा नहीं चलेगा। ठीक है, आप लोगों ने देखना है कि है एक के अलावा कि नहीं है, लाजमन मल्टीपल। चूज एज मैनी एज एप्लीकेबल, एक भी हो सकता है, मल्टीपल भी हो सकते हैं। चलो जी, वो कहते हैं कि व्हाइल प्लानिंग अ बिजनेस मैसेज व्हाट शुड बी द की कंसिडरेशंस, पर्पस ऑफ द कम्युनिकेशन शुड बी क्लियर। ये सच है कि नहीं? अगर आपका पर्पस क्लियर नहीं है बच्चों तो आप लोग आगे कंटेंट वगैरह उसका सही तरीके से प्रिपेयर कर ही नहीं सकते। क्या आपने बोलना है आपको पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि आपको ये नहीं पता कि हमने क्यों बोलना है। समझ गए? अगली चीज वो कहते हैं एंटिसिपेट द आंसर ऑफ द ऑडियंस व्हाइल प्लानिंग। जरा गौर से सुने इस चीज को। एंटिसिपेट द आंसर ऑफ द ऑडियंस व्हाइल प्लानिंग। जिस वक्त आप प्लान कर रहे हो उस वक्त ऑडियंस क्या जवाब देगी उसको भी आपने पहले से सोच लेना है। नहीं, उस वक्त आप लोग सिर्फ अपनी बात के ऊपर फोकस करो, उनके जवाब पे नहीं। उस वक्त आप सिर्फ ये फोकस करो कि रिसिपिएंट है कौन, उसके जवाब पे फोकस ना करो कि वो क्या जवाब देंगे, जवाब उसका आने दो। हम इसीलिए तो कम्युनिकेट कर रहे हैं ताकि हमें उसका जवाब मिले। ठीक है, तो पहले से अगर आप जवाब सोच सकते हो, इतना अल्लाह ने हमारे ऊपर इल्हाम खोला हुआ है, तो फिर फायदा क्या कम्युनिकेट करने का? टेलीपैथी शुरू हुआ, ठीक है ना, इधर हम पहले ही पहुंचे हुए तो ज़रूरत कोई नहीं ना, फिर तो बात करने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग पहले ही बाबा जी हैं, तो वो नहीं भाई। ये जो बी वाली ऑप्शन है ये निकाल दें। पहली वाली ऑप्शन है, ए वाली ऑप्शन है। सी में वो कहता है फोकस ऑन कंटेंट, यहां तक सच है। ऑर्डर ठीक है। एम्फसाइज द राइट पॉइंट्स, ये सही है कि नहीं? हाँ जी सही है। हम लोगों ने रिव्यू के अंदर पढ़ा था, आप लोगों को शायद याद होगा कि टाइटल और जो कंक्लूजन और आपकी जो इंट्रोडक्शन वगैरह है, इसके अंदर सही वाले जो पॉइंट्स हैं उनको एम्फसाइज करना ज़रूरी है। अगर एम्फेसिस नहीं होगा तो फिर हम लोग, हो सकता है कि ये ना हो कि प्राइमरी मैसेज की बजाय सेकेंडरी वाले मैसेज के ऊपर जो है वो एम्फेसिस ज़्यादा हो, और दैट इज़ रॉन्ग। हमारा जो प्राइमरी मैसेज है उसके ऊपर एम्फेसिस ज़्यादा होना चाहिए, सेकेंडरी मैसेज ज़रूर पहुंचे। सेकेंडरी मैसेज और प्राइमरी मैसेज में फ़र्क याद है बच्चों? पर्पस जो था सेकेंडरी और प्राइमरी पर्पस, उसमें फ़र्क याद है? प्राइमरी मकसद हमारा था हमने किसी को इनवाइट करना है, सेकेंडरी मकसद हमारा यह था कि हमने उसके साथ ज़रा अपने रवाबित भी बढ़ाने हैं। ये सेकेंडरी मकसद था, हम सिर्फ रवाबित ही बढ़ाने के अंदर लगे रहे। हाल चाल कैसा है, भाभी कैसी हैं, बच्चे कैसे हैं, फलाना कैसा है, वो कैसा है, बात ही नहीं की असल जिसके लिए किया था, उसको इनवाइट करना था इवेंट के ऊपर, वो बात गुजर गई। तो बच्चों इस तरह की चीज़ की वजह से हमारा एम्फेसिस गलत हो जाएगा, या इतनी जल्दी से हमने बात की यार वो शादी पे आ जाना, बाकी उसकी सुनाओ वो कैसा है, इसकी सुनाओ वो कैसा है, वो बात उसके जहन में ही नहीं रहेगी, एम्फेसिस हट गया। लिहाजा एम्फेसाइज उसके मुताबिक करना है। चलें जी अगली चीज़, ये सी पॉइंट ठीक है, इसका मतलब है ए पॉइंट भी ठीक है, सी पॉइंट भी ठीक है। डी के अंदर वो कहता है केटर द मैसेज अकॉर्डिंग टू द ऑडियंस एंड यूज अप्रोप्रिएट स्टाइल। ये बिल्कुल सच बोल रहा है। मैंने आपको पहले से कहा है कि जो रिसिपिएंट होता है, जो ऑडियंस होती है, PRCA मैट्रिक्स हम लोगों ने किया था, रिसिपिएंट इज किंग। स्टाइल, टोन, ये सब कुछ हमने उसके मुताबिक चुनना है जिस शख्स से हम बात कर रहे हैं। सीनियर है उसके मुताबिक हम लोगों ने रिस्पेक्टफुल किस्म का स्टाइल चुनना है, रिस्पेक्टफुल किस्म की टोन चुननी है, ठीक है ना, फॉर्मल किस्म के तरीके से बात करनी है उसके साथ। तो रेसिपिएंट के मुताबिक होगा। रेसिपिएंट हमारा कोई दोस्त यार है, सेम बात हम लोग करेंगे, सेम बात, लेकिन मुख्तलिफ अंदाज में करेंगे, ठीक है। तो ये इसकी बात सही है। लिहाजा इसका आंसर बच्चों जरा पीछे देख लेना, साथ ही अगले पेज के ऊपर आप लोगों के आंसर्स होंगे। ए, सी और डी इसका आंसर होना चाहिए। ए, सी और डी इसका आंसर है। चलें जी अगले पे आ जाएं। वो कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रेजेस प्रोवाइड्स द मोस्ट क्लैरिटी। वो कहते हैं ये जो अगली आपने कुछ स्टेटमेंट्स लिखी हुई हैं चारों ऑप्शंस में, इनमें से सबसे ज्यादा क्लियर कौन सी स्टेटमेंट है, वाजे बिल्कुल क्लियर, जिसमें कोई कंफ्यूजन ना हो। ए में वो कहता है वी विल स्पीक इमीडिएटली आफ्टर द मीटिंग। क्या कह रहा है? वी विल स्पीक
इमीडिएटली आफ्टर द मीटिंग, मीटिंग के फौरन बाद हम बात करेंगे आपस में। इसमें कोई कंफ्यूजन है किसी को? नहीं है, फिलहाल हमें कुछ नहीं समझ आ रहा, ठीक है ना। हाँ, अनलेस एंड अनटिल कोई मल्टीपल मीटिंग्स होती हैं जो कि इसने यहां पे मेंशन नहीं किया हुआ कि कौन सी मीटिंग के बाद, लेकिन चूंकि कोई एक ही मीटिंग है तो फिर अभी हमें कोई कंफ्यूजन नहीं। और हमने ये भी कहा है उसको कि फौरन बाद, जैसी मीटिंग खत्म होगी, ये नहीं कि जो हम लोग टालने के लिए कहते हैं ना एक दूसरे को, कब आओगे जी? मीटिंग के बाद। मीटिंग के बाद तो क़यामत तक का वक्त है, जब तक मौत नहीं आनी तब तक वक्त है। मीटिंग के बाद कब आओगे? हमारी जो कौम है ना उसके साथ लाजमन इस चीज़ का ख्याल रखना होता है भाई, मीटिंग के बाद कब? अब फ़ौरन बाद, मीटिंग के फ़ौरन बाद। फिर अब आपको क्लियर हो गया, हाँ ठीक है, जैसी मीटिंग ख़त्म होगी तो हम लोग आ जाएंगे। अगले पे कहता है जी द रेज़ों द एत्रे इज हिदर अननोन। फ्रेंच इसने घुसा दिया इसके अंदर। हम में से फ्रेंच किस किस को आती है? मैंने पढ़ तो दिया, मुझे ये भी नहीं पता मैंने पढ़ा भी उसको सही कि नहीं, मैं आपको इतना भी बता दूं, ठीक है ना। तो फ्रेंच, हमें इंग्लिश नहीं सही आती यार, हम लोग फ्रेंच कहाँ से अब सीखने बैठे? हमें अपनी जुबान नहीं सही आती, ठीक है ना। उर्दू नहीं हमें सही आती है, वो इतनी गहरी उर्दू लिख देगा तो हम लोग परेशान हो जाएंगे। तो इसने यहाँ पे फ्रेंच लिख दिया, तो भाई ये हमारे लिए ठीक नहीं है। हमारे बैकग्राउंड्स, हमारे कल्चरल ब्रॉटअप्स, हमारी एजुकेशन फ्रेंच में नहीं थी, लिहाजा दिस इज नॉट क्लियर फॉर अस। ये हमारे लिए जार्गन की हैसियत रखता है, ठीक है ना। चलें जी। अ स्टेटमेंट ऑफ पेमेंट विल बी सेंट शॉर्टली। अ स्टेटमेंट ऑफ पेमेंट विल बी सेंट शॉर्टली। और ये स्टेटमेंट ऑफ पेमेंट क्या होता है, किसी को पता है? पता है किसी को? रिसीट, सीधा सीधा रिसीट कहे भाई। ये स्टेटमेंट ऑफ पेमेंट क्या चीज है भाई? आपने मुझे पेमेंट कर दिया, स्टेटमेंट ऑफ भाई रिसीट, रिसीट विल बी सेंट शॉर्टली। तो एवं घुमा फिरा के फालतू में अनक्लियर चीज है। मैं भी एक सेकंड के लिए सोच में पड़ जाता हूं कि स्टेटमेंट ऑफ पेमेंट क्या चीज है, ठीक है। रिसीट की बात हो रही है यार, इनवॉइस भी हो सकती है। अब देखो हम दोनों इस पर भी कंफ्यूज हो जाए कि इनवॉइस थी या रिसीट थी। तो हमें बताओ यार, स्टेटमेंट ऑफ पेमेंट तो इनमें से कुछ भी हो सकता है। पेमेंट फ्रॉम होम, ठीक है। तो रेम्यूनरेशन इज एक्सपेक्टेड टू बी सर्का मार्केट रेट। हाय, रेम्यूनरेशन किसको कहते हैं बच्चों? हैं? हाँ, शाबाश। किसको और पता था इसका? किसी को भी नहीं पता था। एक हमारे में लाइक पढ़ा था, ठीक है ना, उसको इसका पता था। रेम्यूनरेशन, शाबाश। रेम्यूनरेशन एक ऐसा वर्ड है जो अब आप लोग बहुत ज्यादा इस्तेमाल करोगे, मुआवजे को कहते हैं, ठीक है ना। रेम्यूनरेशन पैकेज, ये वर्ड आप बहुत ज्यादा इस्तेमाल करोगे आगे। क्या आपको क्या रेम्यूनरेशन पैकेज मिल रहा है, क्या आपको तनख्वाह और बेनिफिट्स मिल रहे हैं, ये रेम्यूनरेशन पैकेज होता है। शाबाश। ये सिरका का मतलब क्या होता है? इज एक्सपेक्टेड टू बी सिरका मार्केट रेट। मार्केट रेट तो पता है ना क्या है, जो मार्केट में मिल रहा है। सिरका का मतलब क्या होता है, कौन बताएगा? कभी कभार तस्वीरें लिखी है, तस्वीरें फोटोग्राफ्स होती हैं, फोटोग्राफ्स खिंची हुई तस्वीरें, उसके नीचे लिखा होता है, इसका क्या मतलब होता है? काफी हद तक। क्या कह रहे? नहीं नहीं नहीं, अबाउट, तकरीबन। उनको पक्की डेट का नहीं पता होता। वो कहते हैं ये तकरीबन तकरीबन इस टाइम की है सिरका मार्का। और ये सिरका क्यों कह रहे हो, ठीक है ना। ऑलमोस्ट कहो या अबाउट कहो, ऑलमोस्ट मार्केट रेट या ऑलमोस्ट 1930, ठीक है ना, 1930 के आसपास। इसका मतलब ये होता है आसपास। अब हम लोग सिरका सिरका लिखी चली जा रहे हैं पल्ले, ठीक है ना। हाँ, तो वो भाई हमारे लिए ये सही नहीं है। अब आप यहां पे उसको क्लियरली कह देते, सैलरी विल बी इज एक्सपेक्टेड टू बी ऑलमोस्ट अकॉर्डिंग टू मार्केट रेट। सिंपल जुबान में बताते यार, ठीक है। सिरका मार्केट रेट, खैर कोई नहीं मसला। आइडेंटिफाई पर्पस, हाँ जी। लिहाजा इसके अंदर बच्चों क्लियर वाली जो चीज़ है वो सिर्फ आपका ऑप्शन ए है। अब अगर आप लोग आओ जी इसके ऊपर 1.3 के ऊपर, वो कहता है कि आइडेंटिफाई पर्पस एंड प्राइमरी ऑडियंस। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं आपके उसमें पेपर में। ये एमसीक्यू नहीं है, ये छोटा सा शॉर्ट आंसरिंग का क्वेश्चन होता है। तो ये आता है आपके लोगों के पेपर के अंदर। वो कहता है जी आइडेंटिफाई पर्पस एंड प्राइमरी ऑडियंस ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिकेशन। आपने पर्पस और रिसिपिएंट, ये दो लोगों को आपने आइडेंटिफाई करना है। प्राइमरी रिसिपिएंट ऑफ योर कम्युनिकेशन, अटेंशन ऑल एम्प्लॉइज। यहीं पे आपका रिसिपिएंट पता चल गया। रिसिपिएंट कौन है? एक बंदा नहीं है, आपकी ऑडियंस इज अ लॉट ऑफ पीपल और वो सारे सारे आपके एम्प्लॉइज हैं। ऑल एम्प्लॉइज आर योर रिसिपिएंट, ठीक है। तो पर्पस अब हम लोगों ने देखना है कि क्या है। अ सेफ्टी ड्रिल इज स्केड्यूल्ड फॉर वेंसडे September 26th 2021
at 10:30 a.m. Our volunteers will guide you the proceedings and standard protocols to follow during the drill. To all those supervisors, it is mandatory to attend office during that day. हाँ जी, ये किस चीज के बारे में कम्युनिकेशन है बच्चों? फायर सेफ्टी ड्रिल के। ये पहले ही सेंटेंस के अंदर तकरीबन हम लोगों के सामने आ गया था कि एक सेफ्टी ड्रिल के बारे में है आप लोगों की कम्युनिकेशन, ठीक है। और इसके जो रिसिपिएंट्स हैं वो कौन है? सारे के सारे एम्प्लॉइज। हाँ, ये कोई भी इसमें से हम लोगों ने मिस आउट नहीं करना। तो बड़ा सिंपल है, इससे आप लोगों को आइडिया होगा। हाँ जी, ये एक तरह का इनविटेशन ही है, लेकिन ये मैंडेटरी किस्म की इनविटेशन, ठीक है ना। इनविटेशन को तो हम डिक्लाइन भी कर सकते हैं ये कॉल, एक तरह की कॉल टू एक्शन है, ठीक है ना। एक तरह का आप लोगों को कहा गया है कि फौरी तौर पे इसके अंदर हाजिर होना है, समन है ये, समन। अगली चीज़, अली बॉट अ न्यू एंटरटेनमेंट सेट ऑनलाइन। ये ज़रा पढ़ने वाली चीज़ है, गौर से देखें। अली साहब जो है ना, इन्होंने एक नया एंटरटेनमेंट सेट खरीदा ऑनलाइन। द कंपनी शिप्ड द आइटम विद इन द टाइमलाइंस। जो कंपनी जिसने शिप करना था उन चीज़ों को, जिस तरह हम लोग यहाँ पे ऑर्डर देते हैं तो किसी रेस्टोरेंट से देते हैं, लेकिन आपकी जो कंपनी आपको शिप कर रही थी वो फूड पांडा होता है, फ़र्ज़ करो। कभी मंगवाया फूड पांडा से कुछ? सारों ने, आपने मंगवाया? आप लोगों ने लाहौर में नहीं पाया? लाहौर में अब आए हो? कोई नहीं, अब इस्तेमाल होगा। फूड पांडा सारे ही करते हैं इस्तेमाल, कोई नहीं छोड़ता। बहरहाल, आप लोगों ने किसी से मंगवाया, या फिर चलो कोरियर वाला आया, DHL TCS वाला आया, तो TCS वाला तो नहीं ना चीज़ बनाता, ये सिर्फ शिपिंग कंपनी है। इन्होंने ज़रा गौर से पढ़ना इस चीज़ को, इन्होंने क्या लिखा हुआ है। इन्होंने कहा अली जो है बॉट अ न्यू एंटरटेनमेंट सेट ऑनलाइन खरीदा था, ऑनलाइन जाके, और कंपनी ने उसको टाइमलाइन के अंदर शिप किया। अगर 30 दिन का उन्होंने वक्त दिया था कि हम 3 महीने के अंदर अंदर उसको आपको पहुंचा देंगे, उन्होंने महीने के अंदर अंदर आपको पहुंचा दिया। हाउएवर, विद इन 2 days of installation, the DVD player and the speakers malfunctioned and caused a short circuit. कहता कि 2 दिन के अंदर ही, इस्तेमाल के 2 दिन के अंदर ही वो DVD प्लेयर और जो स्पीकर्स थे उनके अंदर शॉर्ट सर्किट हुआ, और सॉरी मेल फंक्शन उन्होंने किया, और उसकी वजह से शॉर्ट सर्किट हो गया। हाँ, और कमरे के अंदर हो गया जी शॉर्ट सर्किट। अली वॉज वेरी लिविड। अच्छा, वैसे ये गलत लिखा हुआ है, वेरी लिविड नहीं लिखना चाहिए। अली वॉज लिविड। लिविड का मतलब होता है एक्सट्रीमली एंग्री, मैड, गुस्से से पागल हो गया था। अली वॉज लिविड एंड डिसाइडेड टू सू द कंपनी। सू करने का मतलब क्या होता है? उस पर केस कर देना डैमेजेस के लिए, कि तुम लोगों की वजह से मेरा नुकसान हुआ है, लिहाजा मेरा नुकसान जो है वो पूरा करो, ठीक है। प्रायर टू दैट, इससे पहले, प्रायर टू दैट, ही वॉन्टेड टू राइट देम अ लेटर, चूज द करेक्ट ऑब्जेक्टिव्स फ्रॉम द फॉलोइंग। वो कहता है इससे पहले कि मुकदमा करता, इसने सोचा कि यार मेरे ख्याल में मैं इनको पहले एक दफ़ा एक ख़त लिखूं, ठीक है। तो इसका असल मकसद क्या होगा? ये ख़त लिखने का असल मकसद क्या होगा? पहला उसने मकसद कहा है जी इधर, इन्फॉर्म द कंपनी ऑफ द फॉल्ट एंड द डैमेज। एक मकसद उन्होंने ये कहा है कि आपका ये है कि आप बताओ कि जी मुझे क्या नुकसान हुआ है, क्या फॉल्ट था चीज़ों के अंदर, और उसकी वजह से क्या नुकसान हुआ है। क्या ये इसका प्राइमरी मकसद है कम्युनिकेट करने का, या ये मकसद है कि उसकी तारीफ़ की जाए कि आप लोगों ने मुझे वक्त में चीज़ पहुंचाई? ये मकसद है, या ये मकसद है कि उनको धमकी दी जाए कि अगर मुझे चीज़ ना वापस की, रिप्लेस की गई, या मुझे पैसे ना वापस दिए गए तो मैं तुम लोगों पे मुकदमा कर दूंगा। या फिर उसका ये मकसद है कि उनको रिक्वेस्ट की जाए कि भाई मेरी चीज़ तब्दील कर दो, या मेरा जो वो क्लेम है उसको पूरा कर दो। इसकी ऑप्शन डी बनती है। ए क्यों नहीं बनती? ए में क्या है? ए में हम सिर्फ इन्फॉर्म कर रहे हैं, हमारा मकसद तो पूरा नहीं हुआ। हमारा मकसद सिर्फ उसको ये बताना थोड़ी था कि तुम्हारी चीज़ में गलती है। वो कहा अच्छा जी सॉरी सर। नहीं भाई, सॉरी नहीं है, सॉरी नहीं हमें चाहिए, हमें तो चीज़ चाहिए, या हम लोगों को अपना पैसा चाहिए। तो मकसद हमारा वो है। अच्छा मुझे बताओ सी क्यों नहीं हो सकता? सर क्योंकि हम थ्रेटन नहीं कर सकते। नहीं 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 नहीं, गौर से सुनो, गौर से सुनो, गौर से। हो सकता है कि वो इसमें ये लिखे कि देखो आई वुड, पहली बात तो इसकी बड़ी सही है कि कोशिश करो कि हम लोग कोई धमकियां ना दें। उससे होता क्या कि मामला अक्सर औक़ात बिगड़ते ही नहीं है। लेकिन हो सकता है कि हमें देनी पड़े, लेकिन ये हमारा मकसद नहीं है। मकसद तो ये है कि उस कोर्ट कचहरियों के चक्कर में हम ना पढ़ें लेटर, वरना क्या लिखने की जरूरत थी, सीधा सीधा मुकदमा करते। हम तो उस कोर्ट कचहरी के चक्कर से बचना चाह रहे हैं। मकसद हमारा असल ये नहीं है। मकसद हमारा असल ये है कि हमारी चीज़ रिप्लेस हो जाए। धमकी देना हमारा असल मकसद नहीं है, ठीक है। हो सकता है हम किसी ना किसी नरम अल्फाज में दे भी दें, ज़रा सोच समझ के, लेकिन मकसद ये हमारा नहीं होगा।
धमकी दे के हमें क्या मिल जाना है भाई? बात तो यह कि काम हो जाए, काम करवाना हमारा मकसद है। ठीक है जी, तो हमारा असल मकसद है रिक्वेस्ट फॉर द रिप्लेसमेंट एंड परसुएड देम ऑफ द क्लेम। और ये भी इनकी बात ठीक है, ये भी चीज़ जरा जहन में रख लेना। एक तरफ हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं और एक तरफ हम धमकी दे रहे हैं, ये इकट्ठी आमतौर पर चीज़ें नहीं जाती, यानी इकट्ठी चीज़ें नहीं जाती। ठीक है ना, अगर हमारी रिक्वेस्ट डिनाई हो जाए, रिक्वेस्ट ना हो, फिर अगली स्टेज ये होती है कि बंदा उनको कहता है कि यार मैं मजबूर हो जाऊंगा तो मुझे कोई ना कोई लीगल एक्शन लेना पड़े, तो लिहाजा बराए मेहरबानी कर दो। चलो जी, पहले की समझ आ गई है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है किसी को? अब यही वाला केस स्टडी अगले वाले क्वेश्चन में भी चल रही है, लिहाजा केस स्टडी अब हम दोबारा नहीं पढ़ेंगे, यही केस स्टडी चल रही है। अली साहब ने ऑनलाइन जो है परचेज किया था ये सेट, टाइमली शिप हो गया था, 2 दिन के अंदर मेल फंक्शन हो गया था, लेकिन अब वो करने क्या जा रहा है? वो कहते हैं जी अली साहब को ये लेटर लिखना किसको चाहिए, लेटर किसको लिखना चाहिए है? पहली चीज मैनेजिंग डायरेक्टर। मैनेजिंग, पहले तो मैनेजिंग डायरेक्टर का लफ्ज ही जो है ना इतने से मामले के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन बहरहाल मैनेजिंग डायरेक्टर भी किसका? ऑफ द शिपिंग कंपनी। नहीं यार, शिपिंग कंपनी वाले चीज पहुंचाई है, उनका तो कोई कसूर नहीं, उन्होंने टाइम पे पहुंचाई है। क्या चीज टूटी हुई आई थी? नहीं, 2 दिन उसने काम किया है, कोई पैकेज इन्होंने ये नहीं लिखा कि पैकेज गीला हुआ था या खुला हुआ था या ख़राब हुआ था या चीज़ टूटी हुई थी, उन्होंने ये नहीं लिखा। ठीक है, लिहाजा और टाइम पे पहुंची है, ये भी नहीं कि लेट पहुंची हो, लिहाजा शिपिंग कंपनी वालों को तो हमने वैसे ही नहीं कांटेक्ट करना। अगली चीज़ वो कहते हैं मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द मैन्युफैक्चरर। देखो चीज़ के साथ मसला था, चीज़ के साथ, तो चीज़ जिसने बनाई है जाहिर सी बात है उनका कसूर है, तो मैन्युफैक्चर जो है उसी का कसूर है, लिहाजा इसको भी हम आउट नहीं करेंगे, ऑप्शन बी को भी हम वैलिड रखेंगे। तीसरी ऑप्शन पढ़ें, द हेड ऑफ द ऑनलाइन साइट वेयर ही बुक्ड द ऑर्डर। देखो वेबसाइट जो होती है ना, अब जिस तरह हमारा क्रेसेंट है या राइज है या स्कैन्स है, हम लोग जिस वक्त अपने लेक्चर्स डिलीवर करते हैं, एक है कि लेक्चर के अंदर मसला है, मैं लेक्चर सही नहीं दे रहा, मैं पढ़ा सही नहीं रहा, यहाँ पे कसूर है टीचर का, यहाँ पे कसूर किसका है? टीचर का कसूर है। वो लेक्चर टाइम पे अपलोड नहीं हुआ या उसको टाइम पे रिकॉर्ड नहीं किया गया, ये कसूर है ऑर्गेनाइजेशन का। ऑर्गेनाइजेशन ने उसको अपलोड करवा दिया और जो वेबसाइट है वो सही काम नहीं कर रही थी, ये वेबसाइट चलाने वालों का कसूर है। ठीक है ना, वेबसाइट सही काम कर रही थी, स्ट्रीम नहीं हो पा रहा था, ये इंटरनेट का कसूर है, ये इंटरनेट प्रोवाइडर का कसूर है। मुख्तलिफ आपने कसूर पहचानना है किसका है। इसने जिस वक्त ऑर्डर किया था, ऑनलाइन ऑर्डर किया था ना, ऑर्डर करने में कोई मसला आया? नहीं आया। पेमेंट करने में कोई मसला आया? ऑर्डर वो क्रेडिट कार्ड से कोई मसला नहीं आया, इसका मतलब वेबसाइट बिल्कुल ठीक चल रही थी। तो वेबसाइट बेचारे को क्यों तंग करना है? वेबसाइट वाले को कुछ नहीं कहना, वेबसाइट बिल्कुल बेहतरीन काम कर रही थी, उसने ऑर्डर आराम से दे दिया, पेमेंट आराम से हो गई। ठीक है, लिहाजा इसको साइड पे करते हैं। पहला वाला कोई कसूर नहीं, शिपिंग वाले का कोई मसला नहीं, ऑनलाइन साइट वाले का कोई मसला नहीं, ये दोनों ऑप्शन साइड पे कर दो। अब रह गई 2 ऑप्शंस बच्चों। आखिरी वाला उसने लिखा हुआ है कस्टमर रिलेशंस या हेड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। देखो मैन्युफैक्चरिंग के साथ जिसका ताल्लुक है ना, उनका कसूर है, लिहाजा ऑप्शन बी या ऑप्शन डी में से हम लोगों ने एक को चुनना है। और इसमें मैं आपको लाजमन कहूंगा कि कभी भी हम लोग इतने से मसले के मैनेजिंग डायरेक्टर को ताबता नहीं कर सकते, ना हम कर पाएंगे, उसकी इंफॉर्मेशन ही नहीं हमारे पास आ पानी, मुश्किल ही होना है। और बल्कि हेड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग भी जो है ना, इसकी भी इंफॉर्मेशन हमें नहीं आ पाएगी, हमारे पास कस्टमर सर्विसेज वाले की आएगी। जो कस्टमर सर्विस के लोग होते हैं ना, हाँ वो हो सकता है कि कस्टमर सर्विसेज वाला वो आगे आप लोगों को हेड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग से बात करवाए, वो कहे कि सर मैं आपका मसला जो है समझ रहा हूँ, आपको मसला हुआ है, लेकिन इसकी टेक्निकल जो चीज़ें हैं ना, वो आप ज़रा बराए मेहरबानी इनको समझा दें ताकि आइंदा इस तरह की गलती भी ना हो। ठीक है, लेकिन उस वक्त मसला आपका यही सुनेगा, कस्टमर सर्विसेज वाला सुनेगा। लिहाजा इसका कौन सा ऑप्शन बनता है बच्चों? डी ऑप्शन बनता है। डी में भी प्रैक्टिकली जब आप लाइफ में काम कर रहे हो तो मैं आपको ये कहूँगा कि आप सीधा हेड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग के पास नहीं जाएंगे, आप जाएंगे कस्टमर सर्विसेज वाले के पास, ये तरीका होता है। ठीक है जी, चलें अब हम लोग करते हैं जी अगला। सेम थ्योरी चल रही है, सेम वो क्वेश्चन चल रहा है, केस स्टडी सेम चल रही है, लेकिन इस दफ़ा वो आपसे पूछ रहा है कि व्हाट कंसिडरेशंस शुड अली मेक वाइल स्ट्रक्चरिंग द मैसेज। मैसेज को बनाते हुए किन किन चीज़ों का उसको ख्याल रखना है। हाँ जी, पहली चीज़ वो क्या बोलता है अली? वो कहता है जी डिटेल्ड अकाउंट ऑफ हाउ मच ही वांटेड द सेट एंड हाउ डिसअपॉइंटेड ही इज विद द कंपनी। तफसीली रुदाद लिखे अपनी कि उसको कितना पसंद था ये सेट, उसको कितनी ख्वाहिश थी इस सेट को हासिल करने की, और कितना अफसोस हुआ और कितना ये
इसको दुख हुआ है इस कंपनी के साथ जो है ख़रीदारी करके, ये बताना इसका कंसिडरेशन है? नहीं भाई, मसले की तफसील बताओ, अपने दिल की ख्वाहिशात की तफसील ना बताओ, ठीक है? बी प्रैक्टिकल। हम लोगों ने पहले भी कहा था कि हम लोगों ने अपने अल्फाज ज़ाया नहीं करने, फालतू के अल्फाज नहीं लिखने। इंक्लूड ऑल द रेलिवेंट डिटेल्स लाइक ऑर्डर नंबर, रिसीट नंबर एंड द रिस्पॉन्स ऑफ द लोकल कॉल सेंटर व्हेन कंप्लेंट इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। वो कहते हैं अपनी सारी चीज़ों की तरतीब के ऑर्डर नंबर मेरा कौन सा था, मेरा रिसीट नंबर कौन सा था, और मैंने जब लोकल कॉल सेंटर को कॉल की, जो आपके कस्टमर सर्विसेज वाले हैं, तो उन्होंने क्या रिस्पॉन्स दिया, उसको तरतीब वाइज जो है लिखो। ये लिखना ज़रूरी है? ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? वो आपकी कंप्लेंट मानने के लिए तैयार हो जाते हैं। आप यही नहीं उनको बताते कि मेरा ऑर्डर नंबर कौन सा था। उनको 10,000 ऑर्डर आते हैं दिन के अंदर, उनको नहीं पता यार कि कौन से वाले ऑर्डर के अगेंस्ट क्या चीज़ जो है आप लोगों को देनी है। तो और वो असल कसूरवार नहीं पहचान पाते। वो कहते हैं कि यार ये क्या असल क्या मसला था। आप उनको बताते हो कि जी ये वाला मेरा रिसीट नंबर थी, ये वाला ऑर्डर नंबर था, उसको ट्रैक कर पाएंगे आराम से। फिर आप उनको ये भी बताते हो, कहते हैं कि जी देखें आपको बताना चाहिए था, हमारे किसी लोकल वाले एजेंट को आप कहोगे हाँ जी मैंने किया था, मैंने इस वाले नंबर के ऊपर कॉल की थी, इस वाले डिपार्टमेंट में इस वाले बंदे से मेरी बात हुई थी, उसने मुझे ये कहा था करने को, इसलिए मैं आपके साथ रब्ता कर रहा हूँ। तो ये चीज़ तरतीब वाइज अगर आप बताएंगे तो अगले के लिए भी प्रोसेसिंग करना जो है वो आसान हो जाएगी। तो ये ठीक है। तीसरी चीज़ वो बोलता है एक्यूरेट अकाउंट ऑफ द डैमेज कॉज्ड बाय द शॉर्ट सर्किट। बच्चों ये बड़ा मुश्किल काम है। शॉर्ट सर्किट की वजह से आपको जो नुकसान हुआ, खुदा ना खास्ता उस शख्स को, अली को जो नुकसान हुआ, उसका एक्यूरेट अकाउंट दे। ये बड़ा मुश्किल है। एक्यूरेट अकाउंट को किस तरह दे? उसको क्या पता भी क्या क्या एक एक चीज़ जो है उसका क्या नुकसान हुआ है, और ये उसका फ़ायदा उनको नहीं है। उनका ताल्लुक इसके साथ है कि वो इसकी चीज़ रिप्लेस करके दें इसको सही तरीके से। एक्यूरेट ये तो किसी टेक्नीशियन का काम है कि वो एक्यूरेट नुकसान जो है वो आके बताए क्या हुआ। वो ये अली नहीं खुद से नहीं कर सकता। रिक्वेस्ट फॉर रिप्लेसमेंट आफ्टर मेकिंग अ केस ऑफ द डैमेज। देखो केस ऑफ द डैमेज एंड रिक्वेस्ट फॉर रिप्लेसमेंट तो करेगा, जाहिर सी बात है, रिक्वेस्ट फॉर रिप्लेसमेंट तो करेगा, लेकिन यह है कि उसके अंदर उसको तफसीलें क्या लिखनी है, वो बच्चों ये ऑप्शन नंबर बी के अंदर आती हैं। केस ऑफ द, ये उसने बड़ी जनरल सी बात की है ना कि अपना केस पहले बनाया और फिर, लेकिन केस में किन चीज़ों का ख्याल रखेगा, उसने तो सवाल हमसे ये पूछा है। तो वो जो बी ऑप्शन के अंदर चीज़ें लिखी हैं वो है। चलिए बच्चों इसको पीछे देख लो यार, डी नहीं बी है, बी है। 1.5 का डी था, 1.5 हम लोग कर चुके हैं ना, 1.5 का डी था, डी। चलो जी सेम केस स्टडी चल रही है। कहते हैं जी इस दफ़ा उसने पूछा है हमारे से कि व्हाट स्टाइल शुड ही यूज़। अब ज़रा स्टाइल के ऊपर कहानी आ गई है। लेटर लिख रहे हो, आपको ये पता चल गया है कि मैंने किसको लिखना है। पहले तो हमें ये पता चल गया क्यों लिखना है। पहले के अंदर इसने पर्पस हम लोगों को करवाया। पर्पस हमारा क्या था कि रिक्वेस्ट फॉर द रिप्लेसमेंट एंड परसुएशन ऑफ द क्लेम, ठीक है। फिर हम लोग को ये पता चल गया हमने लिखना किसको है, कस्टमर सर्विसेज वाले को लिखना है। फिर हमें ये पता चल गया हमने कंटेंट के अंदर क्या कुछ लिखना है। कंटेंट में हम लोगों को ये पता चल गया कि हम लोगों ने मैसेज क्या, उसके अंदर चीज़ें क्या देनी है, डिटेल्स क्या देनी है। अब हम लोग ज़रा स्टाइल के ऊपर आ गए हैं कि स्टाइल हम लोगों ने क्या देना है। ये कंटेंट ही का हिस्सा है, ठीक है ना। कंटेंट के अंदर हम लोगों ने कई चीज़ों के बारे में पढ़ा था, आखिर पे स्टाइल के बारे में पढ़ा था। और स्टाइल के अंदर मैंने आपको कहा था कि कई तरह के स्टाइल्स हो सकते हैं, फॉर्मल हो सकते हैं, इनफॉर्मल हो सकते हैं, ठीक है। फ्रेंडली हो सकता है, रिस्पेक्टफुल हो सकता है, स्ट्रिक्ट हो सकता है, ठीक है ना। मुख्तलिफ तरह के स्टाइल्स हो सकते हैं। फिर अप्रोचेज होती हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट अप्रोच वगैरह, ये ज़रा बाद में आती है चीज़, लेकिन बहरहाल प्लानिंग की स्टेज में हम लोगों ने तय कर लेना होता है। तो अप्रोच इज़ पार्ट ऑफ द स्टाइल एज वेल। एनीवे वो कहता है जी कि राइट इन एन एंग्री टोन यूजिंग ऑल कैप्स लॉक टू एम्फसाइज द मैसेज। कहता है गुस्से के साथ लिखो, गुस्से वाले अल्फाज लिखो, और ऑल कैप्स के अंदर लिखो, यानी कि सारे के सारे कैपिटल लेटर्स लिखो, यूं लग रहा हो जिस तरह चीख रहे हो आप। और नहीं सॉरी, इसने कहा कि ताकि उससे एम्फसाइज हो मैसेज, मैसेज के ऊपर जोर नहीं, उससे मैसेज पे जोर नहीं होगा। जिस वक्त आप लोग लिखते हो ना ऑल कैप्स के अंदर, उससे अगले को ये इंप्रेशन आता है कि आप चीख रहे हो उसके ऊपर, तो ये गलत चीज़ है। देखो बच्चों, गुस्से से कहीं पे भी अगर ये लिखा होगा ना किसी भी ऑप्शन के अंदर कि गुस्से वाली टोन इस्तेमाल करो, तो वो गलत है। या रट लो, बिजनेस में गुस्से का कोई काम नहीं है। बिजनेस में गुस्से का कोई काम नहीं। वो आपने कभी डायलॉग सुना है, वो विलन आके वो मारता है किसी को और कहता है इट्स नथिंग पर्सनल, इट्स जस्ट बिजनेस। सुना कभी ये? वो आके गोली मार के ना कहता है यार इट्स जस्ट बिजनेस, मेरा तेरे साथ कोई मसला नहीं था, मैंने तो तेरी से पारी ली हुई थी बस, ठीक है ना, पैसे लिए थे, ये दुर्जन मार दिया, इट्स जस्ट बिजनेस। तो वो गुस्से में नहीं होता, ठीक है ना, वो बड़े ठंडे मिजाज से आके उसको मार के चला जाता है। तो ये क्या चक्कर है भाई? ये चक्कर ये है कि बिजनेस का गुस्से के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। यहाँ पे हम लोग पैसे के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है।
तो गुस्सा अगर हम लोगों ने उसको दिखा दिया और अगला भी हमारे जैसा ही उसीला हुआ तो फिर बस हो गया काम, फिर हाथ में हाथ पकड़े बैठ के जो है ना बैठे रहो। लिहाजा गुस्सा नहीं। यूज कलरफुल यूज कलरफुल लैंग्वेज टू गेट द पॉइंट अक्रॉस। हमने पहले भी कहा था कि हम लोगों ने किस्से कहानियों वाली जुबानें इस्तेमाल नहीं करनी, रंगबाजियां नहीं दिखानी, ठीक है ना। हाँ, कलरफुल लैंग्वेज, बड़ी रंगीली किस्म की जुबानें इस्तेमाल नहीं, क्लियर रहना है। और क्लियर रहने के लिए हमें उसको टू द पॉइंट फोकस सिंपल अल्फाज इस्तेमाल करना ज़रूरी है। अगली चीज़ वो कहता है जी, एम्फसाइज अप्रोप्रिएटली यूजिंग अ पोलाइट टोन फॉर रिक्वेस्टिंग द रिप्लेसमेंट। देखो बच्चों, बात इसकी कुछ हद तक ठीक है, ठीक है, बात इसकी कुछ हद तक ठीक है, लेकिन यहाँ तक मामला ख़त्म नहीं होता। सिर्फ भीख मांगना नहीं है यहाँ पे, क्या हम लोग से भीख हम क्यों मांगे? पोलाइट होना अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ पोलाइट होने से कहानी नहीं बन जाएगी। वो कह रहा है एम्फसाइज अप्रोप्रिएटली यूजिंग अ पोलाइट टोन, कि बस वो कहता है कि पोलाइट टोन इस्तेमाल करो और रिक्वेस्ट करो रिप्लेसमेंट के लिए। अदब अदाब के साथ जो है उससे कहो कि यार प्लीज़ यार दे दे, मान जा यार, तेरी मेहरबानी। नहीं, तेरी मेहरबानी वाला काम नहीं है इधर। हमने उसके लिए पैसे दिए हुए, हमने उसको टैक्टफुली समझाना है, तरीके के साथ समझाना है कि देखो ये मैंने इस ऑर्डर नंबर पे ये वाली चीज़ जो इस्तेमाल की थी, ठीक है, मैं आप लोगों की कंपनी का रेगुलर कस्टमर हूँ और ये इसके अंदर इतनी ये वारंटी अभी दी गई थी चीज़ के अंदर, मुझे इस वारंटी के अंदर बजाय बराए मेहरबानी जो है ना ये चीज़ रिप्लेस करवा दें। और ओपन रॉ फीडबैक के लिए हो सकता है कि वो आपको इसका कोई और जवाब दे, अड़े ना रहो अपनी चीज़ के ऊपर, हो सकता है उसके लिए पॉसिबल ना हो, लेकिन वो आपको किसी और तरह से इसको रिप्लेस करके दे। आपको नहीं, मुझे रिप्लेसमेंट ही चाहिए, रिप्लेसमेंट नहीं यार, हो सकता है उनके पास वो मॉडल खत्म हो गया हो। ओके सर, हम समझ सकते हैं आपको ये चीज़ चाहिए, अनफॉर्चुनेटली हमारे पास ये मॉडल ही अब बनना बंद हो गया, हम आपको इसके पैसे दे देते हैं या इससे अगला मॉडल दे देते हैं। नहीं, हम उसको इसी पर दे रहे हैं, एम्फोसाइज करें यार तुम मुझे इसको रिप्लेस करवा दे मुझे। वो कहा सर हम आपको पैसे दे देते हैं, ठीक है ना, हम आपको पैसे आपको वापस कर रहे हैं, नहीं है हमारे पास स्टॉक के अंदर ये चीज़। तो ओपन रहे फॉर फीडबैक, वरना कुछ हद तक आपका पॉइंट सी सही है, लेकिन सिर्फ रिप्लेसमेंट के ऊपर अड़े रहो, ये चीज़ ठीक नहीं। और सिर्फ पोलाइटली बोलने से काम नहीं बनेगा, आपको उसको चीज़ें टैक्टफुली बतानी भी पड़ेंगी, वरना तो इस तरह हर कोई आ जाएगा कि सर मुझे डिस्काउंट दे दें, हैं सर डिस्काउंट दे दें, सर मुझे जो है इसके मुफ्त में आने दें, या नहीं यार कोई वजह बताओ, क्या वजह क्या है? वजह आके जब आप टैक्टफुली उसको बताओगे, अपनी एप्लीकेशन अगर कोई बच्चा डिस्काउंट के लिए लिखता है तो सिर्फ इसलिए नहीं लिखता कि सर मुझे डिस्काउंट चाहिए, उसके अंदर वजह बताता है मुझे क्यों चाहिए, है ना। वजह क्या है कि जी मेरे फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं, इस तरह के हैं, मैं यहाँ का रेगुलर स्टूडेंट रहा हूँ, या फिर मैं पहले भी जो है इसके अंदर अचीव अच्छा करता रहा हूँ, ठीक है, अचीवमेंट की बेस के ऊपर मैं चाह रहा हूँ कि आप प्लीज़ मेरे लिए आसानी पैदा करते हैं, मुझे दूसरी जगह से मिल रहा है डिस्काउंट, आप उसकी एविडेंस देते हो कि जी ये देखें मेरे पास ये इसका उनका ऑफर लेटर है, मुझे इधर से मिल रहा है डिस्काउंट, लेकिन मैं इधर से पढ़ना चाहता हूँ लेकिन मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, लिहाजा मुझे इनके बराबर की फ़ीस दे दें। तो फिर बंदा मान जाता है, बंदा कहता है कि ठीक है यार इसने पढ़ना ही है और है भी अच्छा बंदा, इसने रिजल्ट्स पहले भी दिखाए हैं, तो ठीक है, टैक्टफुली आपने किया। सिर्फ ये नहीं कि आके भीख मांगी है, भीख नहीं मांगनी, बिजनेस में ये भी चीज़ ध्यान में रख लो, भीख नहीं मांगनी, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट जो है कायम रखनी, समझ गए। चलें अगली बात, चलें यहाँ तक केस स्टडी खत्म हो गई। वो कहते हैं इट इज़ अ वेल, इसको पीछे पहले आंसर देख लो, आंसर इसका डी ही था, ठीक है जी। चलें 1.8 में वो कहता है इट इज़ अ वेल एस्टैब्लिश्ड या वेल एक्नॉलेज्ड फैक्ट that all forms of external and internal written business communication have an inherently formal and impersonal style, which does not necessarily reflect the personal characteristics, traits of the individual responsible for the communication. What are the reasons for that? हम लोगों ने कहा था कि जो शख्स बिजनेस की दुनिया के साथ वाकिफ़ नहीं है, ये हमने पढ़ा था कि जो शख्स बिजनेस की दुनिया के साथ वाकिफ़ नहीं है उसको कई दफ़ा बिजनेस के अंदर होने वाली बातें बड़ी सख्त लगती हैं या अग्रेसिव लगती हैं। नहीं पढ़ा था? ये किस तरह हम लोगों ने मिस आउट कर दिया? इसका मतलब हम लोगों ने कुछ मिस आउट किया। ओ चलो चलो सुन लो, कोई इतना इशू नहीं है, सुन लो इसको, ये अगले वाले चैप्टर में ख्याल में वैसे भी हम लोगों ने डिटेल में पढ़ना है। देखो बच्चों, जो शख्स बिज़नेस की दुनिया के साथ वाकिफ़ नहीं होता ना, उसको कई दफ़ा बिज़नेस के अंदर होने वाली बातें बड़ी रूखी सूखी लगती हैं। क्या लगती हैं? हाँ, उसका ये मतलब नहीं होता कि वो बात करने वाला शख्स भी बड़ा रूखा सूखा है, उसकी मजबूरी होती है, और वो मजबूरी कई वजूहात की वजह से हो सकती है। एक तो ये वजह होती है कि उसने अपनी अथॉरिटी दिखानी होती है। अगर एक सीनियर जूनियर से बात कर रहा है तो उसने उसके मुताबिक बात करनी है, एक जूनियर सीनियर से बात कर रहा है उसने रिस्पेक्टफुली रहते हुए बात करनी है। उसका ये मतलब नहीं कि वो अपने दोस्तों के साथ भी
जी जनाब की तरह ही बात करता है, वो उनके साथ वो हो सकता है बड़े मजाक के साथ खुल के बात करता हो, लेकिन एक सीनियर के साथ वो रिस्पेक्ट दिखा रहा है, ठीक है। एक जूनियर के साथ वो और तरह से बात कर रहा है, कस्टमर के साथ वो और तरह से बात कर रहा है, उसके साथ वो चापलूसी भी कर रहा है, सारा कुछ कर रहा है। लेकिन इसकी वजह क्या होती है? फिर कई दफ़ा कानून और रूल्स उसको इस चीज़ के ऊपर मजबूर करते हैं कि उसने उस तरह से बात करनी, सही है। फिर कभी कभार उसने कंफ्यूजन अवॉइड करने के लिए, क्योंकि टाइम इज ऑफ द एसेंस, और कोई कंफ्यूजन ना हो जाए, कोई गलती ना हो जाए, उसको अवॉइड करने के लिए सिंपल टू द पॉइंट सीधी सीधी बात करनी होती है ताकि कोई गलती ना हो। आर्मी इसकी एक बहुत बड़ी एग्जांपल है। मैंने आप लोगों को शायद बताया था कि एक बड़ा बेहुदा सा रूल है जिसको द किस रूल कहते हैं, बताया था। यस सर। हाँ, ये यूएस नेवी ने निकाला था। क्यों निकाला था? क्योंकि जान माल का नुकसान होने का खतरा है। उन्होंने कहा था कीप इट सिंपल स्टूपिड, बेवकूफ इंसान, सीधी सीधी बात करो, ये इसका मतलब है, ठीक है। तो वो एक दूसरे को ये कहते होते थे कि भाई सीधी सीधी बात करो, लंबी चौड़ी घुमा के बात नहीं करनी, क्योंकि यहां पे अगले का मिसाइल आ रहा हो और हम लोग यहां पे गप्पे मारने लगे हो, सीधी सीधी बात करो कि इसका क्या करना है, एक्शन बताओ फौरी तौर पे। तो इंसान को ये नहीं होता कि वो आपस में भी इसी तरह बातें करते हैं, काम के वक्त इस तरह से वो बातें करते हैं, ठीक है। तो वो ये कह रहे हैं कि इट्स अ वेल एक्नॉलेज फैक्ट, ये एक बड़ी मानी ठानी बात है कि सारी तरह की जो कम्युनिकेशन होती है, एक्सटर्नल हो चाहे इंटरनल हो, जब हम रिटर्न बिजनेस कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं, उसका इनहेरेंटली बाय नेचर फितरतन उसका एक इम्पर्सनल स्टाइल होता है। हम उसको पर्सनल तरीके से नहीं बात करते, और ज़रूरी नहीं होता कि ये जो लिखने वाला शख्स है उसका हकीकी स्टाइल हो, वो हकीकतन हो सकता है डिफरेंट हो। वो कहते हैं जी इसकी वजह क्या होती है। मैंने अभी आपको कुछ वजूहात बताई हैं, चलें अब इसके अंदर हम लोग पढ़ते हैं। पहली वजूहात वो कहते हैं जी अप होल्डिंग ऑफ अथॉरिटी एंड इम्पार्शियलिटी। ये मैंने अभी आपको बताया था कि ये है अथॉरिटी अपनी अपहोल्ड करने के लिए उसको कई दफ़ा एक ज़रा इम्पर्सनल स्टाइल के अंदर बात करनी पड़ती है, पर्सनल नहीं होना होता। अगर उसके अंदर यार यूर करके बात करा तो हो सकता है जो उसका जूनियर है वो भी उसके साथ फ्रैंक हो जाए, फ्री हो जाए। नहीं, सीनियर के साथ इस तरह से बात नहीं करनी, ठीक है। वो एक बदतमीजी के अंदर काउंट करती है, चाहे वो सीनियर आपका दोस्त ही क्यों ना हो। वो दोस्ती एक अलग जगह, अगर वो सीनियर अलहदा बैठा हुआ, अकेला बैठा हुआ और आप दोनों अकेले में बात कर रहे हो तो फिर दोस्ती की तरह बात की जा सकती है। लेकिन वो सीनियर एक मीटिंग में बैठा हुआ है, आप उसे करो यार ना कर इस तरह, गलत बात। वहाँ पे बाकी के भी बैठे हुए, उसकी अथॉरिटी अंडरमाइन हो जाएगी, ठीक है। इस तरह से बात नहीं करनी। अगली चीज़ कॉर्पोरेट इमेज एंड इफेक्टिवनेस। हाँ जी, ये ज़रूरी है। आप किसी कस्टमर से बात कर रहे हो सकता है आप कोई भी शख्स जो बात करता है वो बड़ा फ्रैंकली, बड़ा बदतमीज होकर बात करने वाला इंसान हो, लेकिन कस्टमर के साथ वो नहीं करेगा। अगर उसने कस्टमर के साथ बदतमीजी दिखाई तो यहाँ पे सिर्फ उसका अपना इमेज नहीं ख़राब होगा, बल्कि उसकी पूरी कंपनी का इमेज ख़राब हो जाएगा। मेरे साथ अभी कल ये मसला हुआ, मुझे घर के अंदर लकड़ी का काम कराना था, लकड़ी का काम। एक कंपनी है, उसका नाम है माहिर कंपनी, ठीक है। वो ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स कह रहे होंगे सर मुफ्त में जो है ना उसकी वो कर रहे हैं, प्रमोशन कर रहे हैं। नहीं, प्रमोशन नहीं, मैंने पहली दफ़ा काम कराया उनसे, मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ। और काम जब मैंने कराया ना तो मैंने 2:30 बजे के करीब उनको अपॉइंटमेंट उनके साथ सेट की। मैंने कहा जी को कारपेंटर भेज दो, लकड़ी का काम होना है। उन्होंने कहा जी 4 बजे आ जाएगा, टाइम सेट किया 4 बजे का। और कारपेंटर की मुझे कॉल आई कि सर वो आपकी अपॉइंटमेंट सेट हुई मेरे साथ, तो मैं 5 बजे आऊँगा। मैंने कहा मुझे 4 बजे का टाइम दिया गया। कहते हैं सर मैं ना एक जगह पे काम पे फंसा हूँ, तो ज़रा टाइम लंबा हो गया। उन्होंने तो ऑटोमेटेड टाइम दिया, मैं समझ गया। मैंने कहा चलो कोई मसला नहीं, 5 बजे। वो भाई आए 6 बजे। मैंने आगे जाना था काम से, रात को कोई फंक्शन था जहाँ पे मैंने अटेंड करना था। मैं कहा यार मैं क्या करूँ। मैंने वाइफ को पहले जाके छोड़ा, ड्रॉप किया, प्रॉब्लम हुई मुझे, फिर वापस आया, मैं काम कराया। मैंने कॉल की उन कंपनी वालों को, मैंने कहा देखो इसने मुझे 6 बजे का टाइम दिया, ठीक है। 2:30 बजे मैंने सेट किया था, आप लोगों ने 4 बजे का टाइम दिया था। 6 बजे इसने मुझे कहा कि मैं आ रहा हूँ, और 6 बजे के भी थोड़ा बाद आया वो। मैंने कहा कि यार ये अच्छा, उन्होंने फ़ोन ही काट दिया मेरा, उन्होंने फ़ोन ही काट दिया, फ़ोन बंद कर दिया। और उसने सुनी मेरी बात, पहले उसने मेरी बात सुनी, कहता अच्छा सर मैं ना आपको ऑर्डर डिपार्टमेंट के अंदर ना ट्रांसफ़र करता हूँ। उसने ट्रांसफ़र नहीं किया, उसने फ़ोन बंद कर दिया। मुझे बड़ा गुस्सा चढ़ा, मैं चुप हो गया। अभी मैंने फ़ोन रखा ही ना, मैंने उस बंदे को कॉल करनी थी, कारपेंटर को। अब मैं उसे कहना था कि यार मुझे ना ज़रूरत नहीं, आप अलहदा से अगर काम करना चाहते हो आके मेरे पास तो कर दो, मैंने कंपनी के थ्रू नहीं करवाना। बहरहाल वो उसी वक्त उसकी कॉल आ गई कारपेंटर की, सर मैं बाहर खड़ा हूँ, तशरीफ़ लें। बहरहाल वो आया, बहुत ही अच्छा बंदा निकला, बेहतरीन काम करके गया, कमाल के तरीके से, मज़ा आ गया। अब आई रेटिंग एंड रिव्यूइंग की बारी। रेटिंग एंड रिव्यूइंग के अंदर मैंने टेक्नीशियन को दिया रिव्यू 5 स्टार्स का, मैं कहा बेहतरीन काम करके गया। कस्टमर सर्विस को मैंने रिव्यू दिया अंडा। थोड़ी देर गुजरी, मुझे उनकी कॉल आ गई, वेबसाइट वालों, कंपनी वालों की कॉल आ गई।
बड़े बेचारे वो सर वो आपसे हमसे गलती हो गई कोई, क्या आपने रिव्यू अच्छा नहीं दिया हमारा, क्या वजह हुई, क्या आप हमें बता दें। मैंने कहा भाई क्या वजह हुई, मैंने वजह कमेंट में लिखी हुई है अपनी। भाई तुम लोगों के कस्टमर सर्विसेज वाले बंदे ने फ़ोन ही रख दिया, हैंगअप ही कर दिया। मैं उसको बता रहा था ये मसला, उसमें वो कहता सर मैं बड़ी माजर, मैं उसकी तरफ से आपसे माफ़ी मांग रहा हूँ, मुझे नहीं पता कौन सा शख्स था, आपको नाम, मैंने कहा मुझे नाम नहीं पता कौन था। कहा मैं बहरहाल उसकी तरफ से माफ़ी मांगूँ, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ना ये अपना नेगेटिव कमेंट जो है वो खाली कर दें। क्या वजह थी, कौन बताएगा। देखो उस बंदे ने जो भी किया, हो सकता है उसकी एक पर्सनल चीज़ हो, उसके दिमाग में कोई भी चीज़ चल रही हो, सुबह से सटपटाया हुआ हो, बीवी से लड़ के आया हुआ हो, माँ बाप से डांट खा के आया हुआ हो, कल उसका सीए का एग्ज़ाम हो, मुझे नहीं पता, कस्टमर सर्विसेज में वो काम कर रहा था, ठीक है, लेकिन उसने मेरे फ़ोन बंद कर दिया। मेरे नज़दीक वो बंदा ख़राब नहीं था, मेरे नज़दीक वो सारी कंपनी ख़राब थी। लेकिन फिर उल्टा हिसाब हुआ, ये बंदा जिसने मुझे कॉल की, हो सकता है कि ये अपने घर में डांट झाड़ के पड़ता हो, लोगों को गुस्से के साथ बातें करता हो। मेरे साथ इसने इंतहाई नरमी के साथ बात की, बहुत अच्छे तरीके से बात की, मेरा गुस्सा ठंडा हो गया, मैंने उलट काम कर दिया। मैं अब खोलने बैठ गया कि भाई कहाँ से मुझे मिलेगा कि मैं इसका कमेंट जो है डिलीट करूँगा। मैं कभी इतना बॉदर नहीं करता, लेकिन उसने इतने अच्छे अंदाज में, मैं कि यार बेचारा क्यों माफिया मांग रहा है, मैं कुछ नहीं आता यार, मैं कर देता हूँ, टेंशन ना लो यार, मैं ढूंढने में, वो मुझे मिला नहीं कमेंट, मुझे नहीं पता था कहाँ से डिलीट होना, लेकिन मैंने बहरहाल कोशिश की। तो ये बच्चों बेसिकली क्या वजह थी, उस बंदे के स्टाइल ने उसकी कंपनी के इमेज को खराब किया, ठीक है। लिहाजा हमें इम्पर्सनल रहना है भाई, मुझे जो मर्जी टेंशन है, मेरी कंपनी को उसकी वजह से नुकसान ना हो जाए, ये ना हो कि मेरे अंदाज की वजह से मेरी कंपनी में नुकसान खा जाए, समझ गए। तो लिहाजा ए और बी दोनों चीजें ठीक हैं। सी में वो कहता है बिजनेस रेगुलेशंस एंड अप्रोप्रिएट रिकॉर्ड कीपिंग। ये मैंने अभी आपको कहा था, कई दफ़ा कानून और रेगुलेशंस जो हैं वो भी इंसान को फेस करते हैं। मसलन आम दुनिया के अंदर आप हो सकता है कि आप बंदे से कहो कि यार वी आर फाइन, मेरा ये पाकिस्तान में आपको बड़ी दफ़ा इस तरह होगा, बहुत दफ़ा इस तरह के लोग मिलेंगे, बिजनेसमैन मिलेंगे, और ये सब धोखेबाज होते हैं। ये गौर से सुन लेना, मेरी बात पल्ले बांध देना, जो भी आपसे आके कहेगा ना मेरा लफ्ज़ ही काफ़ी है, वो एक नंबर का झूठा है। लफ्ज़ काफ़ी नहीं होता। जब हमारे अल्लाह ने हमें ये कह दिया कि हम लोगों ने चीज़ें लिखनी है और गवाह बनाने हैं, तो हम लोगों ने चीज़ें लिखनी है और गवाह बनाने हैं, वरना हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा से ज़्यादा नेक कोई शख्स नहीं था। हमारा 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 लफ्ज़ ही काफ़ी है। वो बंदे ऐसे होते हैं उन्होंने अपने भाइयों के और बहनों के हिस्से मारे होते हैं, हमें उसने कहाँ से छोड़ना है, हम किस खेत की उंगलियां, ठीक है ना। लिहाजा लफ्ज़ काफ़ी नहीं है भाई, हम लोग उसको कहें भाई आपका लफ्ज़ आपकी जगह पे, हम आपकी इज्जत करते हैं, आप बहुत नेक इंसान हैं, लेकिन ये यार एक कानून तरीका है, ये हमारी बिजनेस की रेगुलेशन है, मैं आप पे भरोसा करता हूँ, लेकिन बहरहाल मेरी मजबूरी है, मैंने इसको लिखना है, मैंने इसको लिखना है, ये मेरी मजबूरी है। अब वो अगला बुरा मनाए चाहे जो मर्जी करे, हमने उसको बहरहाल एक इम्पार्शल तरीके से, पोलाइट मैनर से उसको ये चीज़ कहनी है कि हम लोगों ने काम करना है, क्योंकि दिस इज़ अ रेगुलेशन, ये कानून है, ठीक है। आपने इधर एडमिशन लेना है, आपने एडमिशन फॉर्म भरना है, ये कानून है, एक तरीका है, ठीक है ना, रेगुलेशन है, हमारी इंटरनल रेगुलेशन है, हर किसी ने उसको फॉलो करना है। चलें जी अगली बात। तो इसका मतलब ये तीनों चीज़ें ठीक है, लिहाजा इसका आंसर क्या होगा बच्चों, ऑल ऑफ दी अबव। इसका एक नज़र, ऑल ऑफ दी, डी ही है इसका आंसर। चलें जी, क्वेश्चन नंबर 1.9। 1.9 में बच्चों को कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट आइडिया जनरेशन। आइडिया जनरेशन इन वाली चीज़ों में से कौन सी नहीं है। आइडिया, आइडिया किसको कहते हैं, कौन कहेगा, कौन बताएगा मुझे, आइडिया कहते हैं किसको, किसी भी नई बात को उसको कहते हैं, किसी भी नहीं। हाँ नई बात को। पहली ऑप्शन इसकी गलत है, क्या है, कंटिन्यू विद ओल्ड वेज एंड ऑफ डूइंग थिंग्स, ये गलत है भाई। अगर आप पुरानी चीज़ों को कंटिन्यू करें तो आइडिया किधर गया, आइडिया तो है ही नहीं, फिर तो आप वही लकीर के फकीर बने हुए हो, कोई नया आइडिया नहीं आया। तो भाई ऑप्शन ए ही इसका जवाब है कि दिस इज नॉट आइडिया जनरेशन। अगला वाला क्या लिखा हुआ है इसने, आइडेंटिफाइंग वेज टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट, यहाँ पे आइडिया जनरेशन चाहिए होती है। कमिंग अप विद द बेस्ट सोल्यूशन, यहाँ पर भी आइडियाज चाहिए होते हैं। पुटिंग ऑल इनपुट्स इनटू अ पेपर, वो ब्रेनस्टॉर्मिंग वाली जो चीज़ थी हमारी, कि हम लोगों को बहरहाल करना होता है, लिखते चले जाओ जो भी चीज़ आपके जहन में आ रही है उसको लिखते चले जाओ, ये सारे आइडिया जनरेशन के अंदर आते हैं। ऑप्शन ए नहीं आती, ठीक है जी, एज इसका आंसर ए होना चाहिए। ये जो क्वेश्चन नंबर 10 है ना बच्चों, ये है ज़रा आपका थोड़ा सा सब्जेक्टिव टाइप चीज़, लिहाजा इसको हम करते हैं एंड के ऊपर। ज़रा 1.11, 12 और 13 के ऊपर आ जाए, इनको हम पहले कर लेते हैं। 1.11 के अंदर वो कहता है आउटलाइनिंग अ बिजनेस मैसेजेस मीन्स व्हाट। मैंने आपको कहा था कि आउटलाइन जिस वक्त आप करते हो एक बिजनेस मैसेज को, तो बेसिकली आप उसकी क्या कर रहे होते हैं, एक पूरा ढांचा बना रहे होते हो,
ठीक है, एक पूरा ढांचा बना रहे होते हो, ऑर्गेनाइज कर रहे होते हो और उसको एक तरतीब दे रहे होते हो। वो तरतीब किसी भी तरह से हो सकती है, इंपॉर्टेंस या क्रोनोलॉजी या कॉम्प्लेक्सिटी या फिर कॉजेलिटी। हम लोगों ने ऑर्डर के देने के 4 तरीके सीखे थे मेन। तो आउटलाइन जब आप करते हो, एक स्ट्रक्चर बनाते हो, उसको ऑर्गेनाइज करते हो और उसको किसी ना किसी तरीके से कोई ना कोई ऑर्डर देते हो, तरतीब देते हो। अच्छा, वो ए में कहते हैं सीक्वेंस ऑफ आइडियाज दैट डज नॉट मैटर। नहीं भाई, वो अगर मैटर नहीं करता हम उसको कम्युनिकेट क्यों कर रहे हैं? फिर तो आउटलाइन देने की जरूरत ही नहीं है, छोड़ो। अनस्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द इंफॉर्मेशन टू बी प्रेजेंटेड, ये गलत है। स्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइजेशन मैंने आपको पहले बताया था। ऑर्गेनाइज द लिस्ट ऑफ मेन आइडियाज एंड ऑर्डर ऑफ इंपॉर्टेंस, हाँ जी, ये आउटलाइनिंग का एक तरीका है, ये आउटलाइनिंग का एक तरीका है, लेकिन एक तरीका है, ठीक है ना, इंपॉर्टेंस के लिहाज से करना एक तरीका है। और नन ऑफ द, नहीं, नन ऑफ द अबव तो नहीं है, सी इसका आंसर में आता है, इसका आंसर सी ही है, ठीक है, नन ऑफ द अबव नहीं है, सी इसका आंसर है। लेकिन बहरहाल इसके अलावा भी तरीके हैं, सिर्फ इंपॉर्टेंस नहीं। मैंने आपको कहा था कॉजेलिटी, कॉम्प्लेक्सिटी और क्रोनोलॉजी, इसके मुताबिक भी आप चीज़ों को तरतीब दे सकते हो। आगे 1.12 में वो कहता है व्हाट शुड बी इन्वॉल्व्ड व्हाइल ब्रेनस्टॉर्मिंग। ब्रेनस्टॉर्मिंग में क्या क्या कुछ था बच्चों, कौन बताएगा? ज्यादा से ज्यादा आइडियाज लिखो, ठीक है, बगैर फिल्टर के लिखो, खास टाइम सेट करके लिखो और फिर बाद में उनको रिफाइन करो और इंप्रूव करो। ये हम लोगों के पास 4 स्टेजेस थी। तो इसने क्या कहा, क्या इसके अंदर लिखा हुआ है, हैव नो क्लियर ऑब्जेक्टिव्स, हैं, हैव नो क्लियर ऑब्जेक्टिव्स। ऐसी आइडियाज लिखते रहो जिस मर्जी चीज के बाद, नहीं भाई, पहले पर्पस हमारे पास होना चाहिए, हमें पता हो कि हमने किस चीज के बारे में आइडियाज जनरेट करने हैं, फिर उससे रिलेटेड जितने मर्जी लिखो और विदाउट फिल्टर लिखो। पर्पस पहले होना आगे जरूरी है। अगली चीज वो कहता है अलाउ अर्ली क्रिटिसिज्म। मैंने कहा था नहीं, कोई फिल्टर नहीं होना चाहिए पहले, जिस वक्त टाइम खत्म हो जाए फिर उसके बाद आप क्रिटिसाइज करो, उसमें से अच्छे वाले आइडियाज जो है वो अलहदा करो, बुरे वाले आइडियाज निकाल दो और फिर उन वाले आइडियाज को क्या करो, मजीद क्रिटिसाइज करके उनको रिफाइन करो, बेहतर बनाओ। तो अर्ली क्रिटिसिज्म नहीं बच्चों, लेटर ऑन क्रिटिसिज्म इसके अंदर चलेगा। लिहाजा इसका आंसर ए और बी नहीं हो सकता। सी में वो कहता है गैदर ऑल द सॉल्यूशंस विदाउट फिल्टर, ये सच है, ठीक है ना। डी में कहता है सेटल फॉर अ फ्यू आइडियाज, ये गलत है। हमने कहा था क्वांटिटी इज द गेम, ज्यादा से ज्यादा लिखो, जितने ज्यादा उस टाइम के अंदर रहते हुए ज्यादा से ज्यादा लिखो। सेटल फॉर अ फ्यू आइडियाज नहीं करना। और इसकी मेन वजह क्या मैंने आपको बताई थी कि क्वांटिटी के साथ क्वालिटी की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। जितने ज्यादा आप आइडियाज लिख रहे हो, 10-12 लिख रहे हो, तो 1-2 उसमें से अच्छे भी होंगे, ठीक है जी। चलो, इसका आंसर भी सी है। अगला वाला जो है ना बच्चों, एन ओपिनियन कैन बी रिकग्नाइज्ड बाय द वर्ड्स सच एज। कहते हैं अगर किसी ने कोई अपना ओपिनियन लिखा हुआ है किसी सेंटेंस के अंदर या किसी मैसेज के अंदर, अपना ओपिनियन किसको कहते हैं बच्चों? राय को कहते हैं, मशवरे को कहते हैं, ठीक है ना। हमारी राय के अंदर, हमारे मशवरे के मुताबिक, या हमारे उसको क्या कहते हैं, हमारे अंदाजे से, अंदाजा तो नहीं होता ओपिनियन, बेसिकली हमारी राय ही होती है बेसिकली, ठीक है ना, हमारी राय के मुताबिक। तो इंग्लिश में हम इसको किस तरह से लिखते हैं? अकॉर्डिंग टू, ठीक है ना। इन आर ओपिनियन, ये तो बड़ा सीधा सीधा लफ्ज हो जाएगा ना, इन आर ओपिनियन, या फिर अकॉर्डिंग टू अस, या फिर अकॉर्डिंग टू आर सीनियर्स, या फिर उनकी राय के मुताबिक। तो ये अकॉर्डिंग टू का वर्ड जो है ना, ये कॉमनली हम लोग इसके लिए इस्तेमाल करते हैं। कन्फर्म्स जो है ये एक्नॉलेजमेंट के लिए होता है, ये राय के लिए नहीं होता। द स्टडी फाउंड दैट, ये क्या है? ये एविडेंस के लिए होता है, ये राय के लिए नहीं होता। ये हमारी राय एक और चीज है। राय के लिए आपको एविडेंस की जरूरत नहीं होती। आप किसी से मशवरा मांगो ना, आप कहो कि यार आपकी राय क्या है इसके मामले में, अरे यार मुझे ये अच्छा नहीं लगता, उसके बाद आपसे एविडेंस मांगी जाती है। राय के वक्त नहीं एविडेंस मांगी जाती। राय आपका दिल भी कह सकता है, आप कह दे यार बस मेरा दिल नहीं इसके ऊपर सेटल कर रहा। हाँ, उस राय की इंपॉर्टेंस कम हो जाएगी जिसपे आपका सिर्फ एक दिल का आपने मतलब दे दिया। लेकिन अगर आपने उसके साथ एविडेंस दे दी तो आप फिर अपनी राय को मजबूत बना दोगे। एविडेंस के लिए हम लोग लफ्ज इस्तेमाल करते हैं कि जी फलानी स्टडी के अंदर, इन दिस रिसर्च और इन वी फाउंड दिस। ये जो फाउंड वाला वर्ड है ना, ये फैक्ट्स के बारे में आता है, एविडेंस के बारे में आता है, ठीक है ना। तो द स्टडी फाउंड दैट, इट इज क्लेम्ड दैट। ये क्लेम क्या चीज होती है? क्लेम जो होता है ना, बस बंदे की तरफ से एक दावा होता है। तो दावा राय नहीं होती, राय एक और चीज है, दावा एक और चीज है, ठीक है ना, और एविडेंस एक और चीज है, और एक्नॉलेजमेंट एक और चीज है। ये पहली वाली चीज एक्नॉलेजमेंट के लिए है, दूसरी वाली चीज ओपिनियन के लिए है, तीसरी वाली चीज एविडेंस के लिए है, चौथी वाली चीज दावे के लिए है। कोई आप दावा कर रहे हो, क्लेम कर रहे हो, ठीक है ना।
क्लेम के लिए, वो तो वैसे ही अपना वो सेंटेंस ही काफ़ी है। चलिए जब आ जाए उसके 10 के ऊपर, ये बस हमारा आखिरी वाला क्वेश्चन है बच्चों। ये क्वेश्चन नंबर 10 आप एक दफ़ा चाहे देख के आ जाए, टाइम अभी के लिए ख़त्म हो गया, ये आखिरी क्वेश्चन रह गया, इसको ज़रा तसल्ली के साथ देखें। ये क्या बना हुआ है, कौन बताएगा मुझे? माइंड मैप, शाबाश, ये माइंड मैप बना हुआ है। अब माइंड मैप के अंदर मैंने आपको कहा था कि ऑटोमेटिकली ग्रुपिंग हुई हुई होती है रेलेवेंट चीज़ों की। तो जिस वक्त हम लोगों ने आउटलाइन बनानी हो, तो आउटलाइन के अंदर हम लोगों ने कहा था कि हम लोगों ने जिस वक्त अपना स्ट्रक्चर बनाना है तो हम लोगों ने कुछ चीज़ों का ख्याल रखना है। वो कुछ चीज़ें क्या थी, ज़रा पीछे आए तो आपको पता चलेगा। पहली चीज़ थी फोकस ऑन द मेन आइडिया, दूसरी चीज़ थी ग्रुप रेलेवेंट पॉइंट्स टुगेदर, तीसरी चीज़ थी अप्रोच अपनी डिफाइन करो कौन सी करनी है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। चौथी चीज़ थी ये डिसाइड करो कि टेबल्स चार्ट्स जो है वो क्या करने हैं, इस्तेमाल करने हैं कि नहीं करने हैं, और कहाँ कहाँ पे करने हैं। फिर फॉर्मल या इनफॉर्मल रहना है। फॉर्मल इनफॉर्मल के अंदर हम लोगों ने कई तरह की चीज़ें पढ़ी थी, ठीक है। उसके अंदर स्लैंग, कोलोकियलिज्म, फ्रेजल वर्ब्स, इस तरह की बातें थी। एक्टिव या पैसिव आपका टेंस वगैरह थे, और फिर कॉन्ट्रैक्शंस थी, ये चीज़ें हम लोगों ने देखी थी। तो बहरहाल यहाँ पे आपके पास उसने दिया हुआ है एक माइंड मैप। वो कहता है प्रिपेयर एन आउटलाइन, क्या कह रहा है? हाँ जी, प्रिपेयर एन आउटलाइन फॉर अ पॉसिबल रिटन कंटेंट। बच्चों इसमें मेन आइडिया क्या है? हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ ड्रग्स। वो कहते हैं जी आप लोगों ने एक रिटन कंटेंट बनाना है हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ ड्रग्स के ऊपर। अब देखो हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ ड्रग्स के अंदर, इसके अंदर मुख्तलिफ तरह के जो है ना ग्रुपिंग्स हुई हुई होंगी, लेकिन इसने ग्रुपिंग्स की नहीं है इसमें ग्रुपिंग्स नहीं की, इसमें बस सीधा सीधा डायरेक्ट उसके साथ जोड़े हैं। बहरहाल अगर आप इस पर नोट करो तो ढेर सारे तरह के इसने इसके मसाइल बताए हुए हैं, मुख्तलिफ तरह के, लेकिन इन मसाइल को आप मुख्तलिफ कैटेगरीज में डाल सकते हो। किस तरह की कैटेगरीज में डाल सकते हो? अगर आप इसको देखो, मेमोरी लॉस है, वीक इम्यून सिस्टम है, लंग डिजीज है, ठीक है ना, इन्फेक्शंस हैं, शाबाश। तो ये सारी की सारी आपके हेल्थ इफेक्ट, हेल्थ वाले इफेक्ट्स हैं। फिर कुछ आपके साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स हैं जिसमें आपकी एंजाइटी है, ठीक है, वल्नरेबिलिटी है, प्रेशर्स हैं, ये आपके साइकोलॉजिकल इश्यूज आना शुरू, एडिक्शन भी है, ठीक है ना। एडिक्शन किसको कहते हैं बच्चों? किसी चीज़ का आदी हो जाना, ठीक है ना, किसी ऐसा आदी हो जाना कि वो बस उसमें नशा ही चढ़ जाना, उस चीज़ का पक्का हो जाना, वो छूट ना पाए आदत, ऐसी हद तक की एडिक्शन एक बीमारी होती है, याद रखो। छोटी से छोटी एडिक्शन भी एक बीमारी होती है, हत्ता कि खाना भी नहीं ना अगर कोई बंदा छोड़ सकता, वो भी एक एडिक्शन है। खाने को भी लोग एडिक्ट हो जाते हैं, वो भी एक बीमारी है। सिगरेट भी एक एडिक्शन है, वो छोड़, इसका मतलब ये है कि उसका जो साइकोलॉजी उस शख्स की कमज़ोर है, उसकी विल पावर कमज़ोर है, वो उसको छोड़ नहीं सकता। उसको पता है मुझे नुकसान हो रहा है, मुझे पता है मेरी सेहत ख़राब हो रही है ज़्यादा खाने से और सारी, मैं फिर भी नहीं छोड़ पा रहा, इसका मतलब मैं एडिक्टेड हूँ इस चीज़ के साथ। समझ रहे हैं? चलें जी, तो ये एक साइकोलॉजिकल इशू है। उसके अलावा ज़रा देखें थोड़ा सा, ये इंक्रीज प्लेजर जो है, ये इसका नुकसान है। लेफ्ट साइड पे लिखा हुआ है ड्रग्स कई इस तरह के होते हैं कि उनको लेने से इंसान के अंदर जो होते हैं वो प्लेजर वगैरह के जो हार्मोन्स हैं वो बढ़ जाते हैं, ठीक है ना, ऑक्सीटोसिन जो है और सेरोटोनिन, इस तरह की चीज़ें बढ़ जाती हैं इंसान के अंदर। ये नुकसान नहीं है, इसकी वजह से तो लोग नशे करते हैं, ये नुकसान नहीं है। इसकी वजह से इंसान नशा जब करता है तो बाकी के सारे नुकसान हो पड़ते हैं, ठीक है ना। ये तो वजह करने की नशा, ये नहीं लिखना हमने। निगलेक्ट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ गई, एथिकल कंडक्ट आ गया, फैमिली प्रेशर्स आ गए, सोशल आइसोलेशन आ गई, फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी आ गई। ये सारे बच्चों सोशल इफेक्ट्स हैं। क्या हैं? हाँ, तो ये 3 बच्चों कैटेगरीज आ जाएंगी। हेल्थ से हम शुरू हो जाते हैं। हेल्थ एक ऑब्वियस चीज है जो आपके जिस्म को हार्म करता है। फिर आपके अपने जिस्म के अंदर आपकी साथ साथ साइकोलॉजी भी है, ब्रेन वगैरह को और आपके सोल को भी। जी बेटे, डिसीजन मेकिंग आप समझ लो कि कुछ हद तक जो है ना आपका साइकोलॉजिकल चीज़ है, कुछ हद तक आपकी साइकोलॉजिकल चीज़ है। सोशल प्रेशर में भी हो सकता है, लेकिन ये साइकोलॉजिकल चीज़ है कि इंसान इनडिसाइसिव हो जाता है, इंसान इतना कंफ्यूज रहता है नशा करने की वजह से कि वो किसी डिसीजन को आराम से नहीं ले पाता, उस पर वो बुखलाया रहता है मुसलसल, उस पर पक्का नहीं हो पाता। तो एक तरह का ये आपकी साइकोलॉजिकल चीज़ है, जाहिर सी बात है दिमाग के साथ ताल्लुक़ रखने वाली चीज़ है। बहरहाल मेरे ख्याल में इन्होंने इस पर लिखा नहीं हुआ, लेकिन आप लिख सकते हो, ठीक है ना, कोई इतना इशू नहीं है। तो बस आपने आउटलाइन में ये करना है कि पहले हार्मफुल इफेक्ट ऑफ ड्रग्स, ये आपका मेन आइडिया, ठीक है ना। टाइटल आ गया, इंट्रोडक्शन आ गई, उसके बारे में आप लिखो कि देयर आर वेरियस इफेक्ट्स ऑफ ड्रग्स,
फिर उसके ऊपर किस किस तरह के हैं, देयर आर डिफरेंट कैटेगरीज, वहाँ पे आपकी ये कैटेगरीज आ गई, और फिर उसके एंड पे कंक्लूजन, ये आपकी आउटलाइन बन गई। ठीक है, अब आप उसके ऊपर मजीद एक्सटेंड कर सकते हो जिस वक्त आप लोगों ने फाइनल ड्राफ्ट अपना बनाना है। आउटलाइन आपकी बन चुकी है, अब इसी में आप मजीद ऐड अप करते चले जाओ। समझ रहे बच्चों, ये आपका तरीका था करने का। जज़ाकल्लाह जी, क्लास आपकी ख़त्म हुई। अच्छा, अब मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया था, बेटे आप भी थे उस वक्त जब चैप्टर 4 का मैं बता रहा था। हाँ बच्चों, अब आज से ना आप लोगों ने अल्लाह का नाम लेके शुरू कर देना है। हाँ, उसको डिवाइड कर लो। आपका मेन फोकस रटने के ऊपर कौन सा होना चाहिए, वो जो सिनोनिम्स एंटोनिम्स वाले जो चीज़ें, और इडियम्स। इडियम्स वैसे ज़्यादा रटने की ज़रूरत नहीं है, वो आपको वैसे ही रट जाएंगे। आप उसको कुछ दफ़ा पढ़ोगे वो आपको रट जाएंगे, लेकिन वो उसके अंदर कभी पता नहीं होता कि शायद वो टेस्टिंग कर लें। इस दफ़ा तो नहीं हुई, जहाँ तक मेरे पास सामने अभी तक स्टूडेंट्स आ रहे हैं, ईडीएम्स की फ़िलहाल कोई टेस्टिंग नहीं हुई। ठीक है, एंटोनिम्स की और सिनोनिम्स की हो रही है टेस्टिंग, और 20-20 मार्क्स तक की हो रही है ना। तो 20 मैंने आप लोगों को ब्रेक डाउन दिया था, सारों के साथ पास है वो ब्रेक डाउन जो मैंने पेपर का दिया था, मार्किंग वगैरह का। ये मॉडल पेपर से और जो आपका अभी तक हुए हैं एग्जामिनेशन, मुख्तलिफ स्टूडेंट्स को बिठा के हम लोगों ने जो जमा किया वो उसी तरह का ब्रेक डाउन है, सारों के पास उसी तरह से आया पेपर। तो अब आप लोगों के सामने एक फोकस आ गया है, कोई छोटी चीज़ नहीं है, 20 मार्क्स हैं आपके। ठीक है, तो बच्चों इस पर आज से मेहनत शुरू कर दो अल्लाह का नाम लेके। 30-30 लफ्ज़ का टारगेट अपना रख लो, 25 भी आपके हो गए, आप समझो आप सेफ हो। ठीक है, आप सेफ हो। हम लोगों ने जुलाई, आप समझ लो 23 तारीख तक अपनी वोकेबलरी आप सारे बच्चों की अल्लाह के फजल से इंशाल्लाह कंप्लीट हो। ठीक है, क्योंकि मैंने उसके बाद बच्चों पूरे पूरे मॉक्स रखने, रोज़ाना के अतबार से मैंने कोशिश करनी है कि आप लोगों को पूरा पूरा पेपर करवाऊँ। उसके बाद क्लासेस नहीं मैंने करनी, और हो सकता है हमारी क्लासेस वैसे भी तब तक ख़त्म हो जाए। ठीक है, उससे पहले वो फिर उसके बाद वो कहेंगे बस अब मॉक वाले सेशन होंगे और उसकी रिवीजन होंगी। तो मेरा टारगेट ये है कि 23 जुलाई तक हमारा सब कुछ ख़त्म हो चुका हो, प्रैक्टिस समेत। समझ गए, उसके बाद मैंने सिर्फ अपने 3 मॉक्स रखने, मेरा इरादा 3 मॉक्स कराने का, कि फुल फ्लेज एग्जाम्स हो, 3 अदर उनकी डिस्कशंस के साथ, और वो हों आपके लैब के अंदर, वो आपके पूरे उसी तरह एग्ज़ाम हॉल के अंदर ही हों, ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है जी, जज़ाकल्लाह जी।